जब मध्य पूर्व की किसी एक घटना से पूरी दुनिया के शेयर बाजार हिलने लगे या फिर उड़ानों के रूट रातों रात बदल दिए जाएं। और पेट्रोल पंप पर रेट बढ़ने का डर सताने लगे। बिल्कुल। तब ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर पर्दे के पीछे खेल क्या चल रहा है। आज की इस गहन चर्चा में हम एक ऐसे ही भू राजनीतिक भूकंप को डिकोड कर रहे हैं। मुख्य विषय है अमेरिका और इजराइल द्वारा ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह सैयद अली हुसैनी खामनेई की हत्या। और इसके बाद दुनिया भर में जो उथल-पुथल मची है, हम उस पर भी विस्तार से बात करेंगे। इस पूरी चर्चा और विश्लेषण के लिए हमारा जो मुख्य स्रोत है, हम पूरी तरह से उसी ट्रांसक्रिप्ट में दी गई जानकारी और तथ्यों पर निर्भर हैं, ताकि उन बारीक कड़ियों को जोड़ सके जो शायद ब्रेकिंग न्यूज की जल्दबाजी में छूट जाती हैं। सही कहा। मतलब आज का हमारा मकसद सिर्फ सतही खबरें देना नहीं है। हम समझेंगे कि बंद कमरों में कूटनीति कैसे काम कर रही है, पश्चिमी मीडिया अपना नैरेटिव कैसे सेट कर रहा है, और सबसे अहम बात ये कि आम जनजीवन पर इसका क्या असर होगा, जैसे तेल की कीमतें या फिर वैश्विक सुरक्षा। जी। लेकिन चर्चा की गहराई में उतरने से पहले एक बात स्पष्ट कर देना बहुत जरूरी है। आज के इस विश्लेषण में हम स्रोत में मौजूद किसी भी राजनीतिक, कूटनीतिक या धार्मिक दृष्टिकोण का समर्थन या विरोध नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारा काम केवल वहां दी गई जानकारी का एक निष्पक्ष और तथ्यात्मक विश्लेषण करना है, ताकि इस जटिल मुद्दे को बिना किसी पक्षपात के समझा जा सके। तो चलिए सीधे उस रात की घटना से शुरू करते हैं। शुरुआती दौर में सोशल मीडिया और कुछ न्यूज चैनलों पर अफवाहें उड़ रही थीं कि 86 वर्षीय खामेनी अपनी जान बचाने के लिए मॉस्को भाग गए हैं। हाँ, या किसी बेहद सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर में छिप गए हैं। लेकिन जो तथ्य सामने आए वे बिल्कुल अलग थे। उनकी हत्या किसी सीक्रेट ठिकाने पर नहीं, बल्कि सीधे उनके दफ्तर में की गई। और बात सिर्फ एक नेता की हत्या तक सीमित नहीं है। इस हमले में उनके पूरे करीबी घेरे को खत्म कर दिया गया। मतलब उनकी बेटी, दामाद, नाती बहू और उनके सबसे प्रमुख सलाहकार अली शमखानी सहित कई अन्य बड़े नेता भी इस हमले में मारे गए। असल में ये ईरान के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से पंगु बनाने की एक सोची समझी कोशिश थी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो है ईरान के अंदर की प्रतिक्रिया। हाँ, वहाँ 40 दिनों का राष्ट्रीय शोक और 7 दिनों का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया है। और स्रोत में इस्फहान शहर के नक्शजहां चौक का बहुत ही प्रभावशाली जिक्र है। वहाँ लोगों की भारी भीड़ माता मना रही है। और हैरानी की बात यह है कि उन लाखों लोगों की भीड़ में इस बात का कोई खौफ नहीं दिख रहा है कि आसमान से अमेरिका या इजराइल की बमबारी हो सकती है। लोग एकदम बेखौफ होकर सड़कों पर हैं। इसे शिया जगत में 21वीं सदी का करबला कहा जा रहा है। 21वीं सदी का करबला, ये सिर्फ एक मुहावरा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली और भावुक तुलना है। क्योंकि करबला का इतिहास शिया समुदाय के लिए आस्था और शहादत का सबसे बड़ा प्रतीक है ना? बिल्कुल। और अब अगर खामेनेई को भी उसी दर्जे की शहादत से जोड़कर देखा जा रहा है, तो इसका सीधा मतलब है कि ये गुस्सा जल्दी शांत होने वाला नहीं है। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है ईरान के भविष्य को लेकर। सत्ता की बागडोर अब किसके हाथ में जाएंगी? क्योंकि ईरान के सामने अब नेतृत्व का एक बहुत बड़ा शून्य है। देखिए, ईरान का राजनीतिक और धार्मिक ढांचा इसके लिए एक स्पष्ट रूपरेखा तय करता है। वहाँ 88 सदस्यों वाली एक असेंबली ऑफ एक्सपर्ट है, जिसमें केवल वरिष्ठ शिया धार्मिक गुरु शामिल होते हैं। सही कहा। अब यही 88 गुरु नए सुप्रीम लीडर का चुनाव करेंगे, और जब तक ये चुनाव नहीं हो जाता तब तक एक लीडरशिप काउंसिल सत्ता संभालेगी। जैसे उत्तराधिकारी के रूप में एक नाम बहुत तेजी से उभर रहा है, खामेनेई के 56 वर्षीय बेटे मुस्तफा खामेनेई का। ये नाम दिलचस्प इसलिए है क्योंकि मुस्तफा ने कभी कोई आधिकारिक सरकारी पद नहीं संभाला है, लेकिन उनका नाम पहले भी उत्तराधिकारी की सूची में आ चुका है। खैर, ईरान तो अपना नया नेतृत्व चुन लेगा, लेकिन जब हम अमेरिकी दृष्टिकोण और मीडिया नैरेटिव को डिकोड करते हैं तो कहानी एकदम हॉलीवुड थ्रिलर जैसी लगने लगती है। अमेरिका के रवैये को समझने के लिए राष्ट्रपति ट्रंप के इस घटना की घोषणा करने के तरीके को ही देख लीजिए। वही तो, याद कीजिए, जब अमेरिका ने ओसामा बिन लादेन को मारा था तो तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने देर रात व्हाइट हाउस से टीवी पर आकर एक बेहद गंभीर संबोधन दिया था। लेकिन ट्रंप का तरीका एकदम अलग था। वे तो व्हाइट हाउस में थे ही नहीं, वे अपने मारा लागो क्लब में गॉड ब्लेस अमेरिका की धुन पर डांस कर रहे थे। और उसी जश्न के बीच उन्होंने एक लिखित संदेश जारी कर दिया कि खामेनेई मारे गए हैं। उन्होंने इस हत्या को ईरान के लोगों के लिए न्याय करार दिया। उनका तर्क ये है कि ईरान का दमनकारी नेतृत्व अब खत्म हो चुका है, लेकिन इसी के साथ उन्होंने एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी जोड़ दी। हाँ, उन्होंने कहा कि अगले 1 हफ्ते तक भारी बमबारी जारी रहेगी, शांति स्थापित करने के लिए बमबारी।
ये विरोधाभास अमेरिकी राजनीति के नए स्वरूप को दर्शाता है और इस नैरेटिव को सेट करने में मीडिया की भूमिका बहुत अहम है। स्रोत में CNN और अन्य अमेरिकी मीडिया संस्थानों की कवरेज का बहुत बारीकी से पोस्टमार्टम किया गया है। अमेरिकी मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस घटना को ईसाई बनाम यहूदी बनाम इस्लाम का धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रहा है, ताकि उनकी अपनी TRP की दुकान चलती रहे। और इसका एक और मकसद हो सकता है गाजा में हो रहे नरसंहार और हिंसा से दुनिया का ध्यान भटकाना। इसे एक पवित्र युद्ध की तरह पेश किया जा रहा है। ये तो हो गई सामने की बातें कि नेता क्या बयान दे रहे हैं, लेकिन अब कूटनीति के उस हिस्से पर आते हैं जो शायद इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा आहा मोमेंट है। पर्दे के पीछे का खेल। वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट इसका सबसे बड़ा सबूत है। अरब देशों का दोहरा रवैया यहाँ पूरी तरह बेनकाब हो जाता है, विशेष रूप से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का। MBS सार्वजनिक रूप से शांति की बात करते रहे। उन्होंने दुनिया को ये दिखाया कि वे ईरान के खिलाफ अपनी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन रिपोर्ट बताती है कि MBS ने 1 महीने के भीतर ट्रंप को कम से कम 4 बार फोन किया और लगातार इस बात के लिए उकसाया कि ईरान पर कड़ा हमला किया जाए। मतलब एक तरफ दुनिया के सामने कूटनीतिक बातचीत का दिखावा चल रहा था और दूसरी तरफ अमेरिका को हमले के लिए धक्का दिया जा रहा था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये शिया सुन्नी समीकरण को हमेशा के लिए बदल सकता है, क्योंकि ईरान अब सुन्नी बहुल अरब देशों पर जबरदस्त कूटनीतिक दबाव बनाएगा। उनका नैरेटिव होगा कि जब हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु ने फिलिस्तीन के लिए शहादत दी, तब आप सब अरब देश कहाँ खड़े थे। ये कूटनीतिक अपराधबोध अरब देशों के लिए भारी पड़ सकता है। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी गायब है। हम अक्सर बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की बातें सुनते हैं। हाँ, चीन का जिक्र कर रही हैं आप। बिल्कुल। इतनी बड़ी सैन्य और आर्थिक ताकत होने के बावजूद चीन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस पूरे मामले में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। चीन अपनी रोबोटिक सेना और हाइपरसोनिक मिसाइलों का प्रदर्शन तो करता है, लेकिन जब मध्य पूर्व में इतना बड़ा संकट आया तो पूरी तरह से शांत है। इससे तो यही साबित होता है कि वर्तमान विश्व व्यवस्था में अभी भी अमेरिका और ट्रंप का एक छत्र राज है। और सिर्फ चीन ही नहीं, अन्य देशों के रुख में भी अचानक बदलाव आया है। कनाडा के ट्रूडो और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के बयानों को ही ले लीजिए। ट्रूडो जो पहले ट्रंप की आलोचना कर रहे थे, वे अब ईरान के परमाणु कार्यक्रम का हवाला देकर इस हमले का समर्थन कर रहे हैं। यह दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में हवा का रुख रातों रात कैसे बदल जाता है। लेकिन ईरान भी शांत नहीं बैठा है। जवाबी कार्रवाई बड़े पैमाने पर शुरू हो चुकी है। ट्रंप का ये सोचना कि ईरान का नेतृत्व खत्म हो गया है गलत साबित हो रहा है। ईरान ने 27 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमला करने का दावा किया है। और सिर्फ अमेरिका ही नहीं, जिन खाड़ी देशों ने अमेरिका का समर्थन किया वे भी अब निशाने पर हैं। संयुक्त अरब अमीरात पर 130 से अधिक मिसाइलें दागी गई हैं। दुबई जैसा शहर जिसे दुनिया भर के रईसों का सबसे सुरक्षित ठिकाना माना जाता है, वहां बुर्ज अल अरब और पाम जुमेरिया के पास धमाकों के वीडियो सामने आए हैं। कतर पर भी 70 मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे 16 लोग घायल हुए हैं। इराक के एरबिल हवाई अड्डे पर भी हमले हुए हैं। अब यहाँ रुककर सोचने वाली बात यह है कि श्रोताओं की रोजमर्रा की जिंदगी से इसका क्या लेना देना है। यही वो बिंदु है जहां वैश्विक भू राजनीति हमारे किचन और बैंक अकाउंट से आकर जुड़ जाती है। खाड़ी देशों में, विशेषकर दुबई, कतर और सऊदी अरब में लाखों भारतीय और दक्षिण एशियाई लोग काम करते हैं। वहां रहने वाले लोगों की सुरक्षा अब सीधे तौर पर खतरे में है और इसका सीधा असर वहां से आने वाले रेमिटेंस या प्रेषण पर पड़ेगा। और हमें स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को नहीं भूलना चाहिए, जो दुनिया के तेल व्यापार का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। तेल की सप्लाई बाधित होने की आशंका से कच्चे तेल का भाव $80 प्रति बैरल तक पहुंच गया है, जिसका सीधा मतलब है कि दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल महंगा होने वाला है। परिवहन महंगा होगा तो हर आवश्यक वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। और आसमान में सुरक्षा को देखते हुए सैकड़ों उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। एयरलाइंस को लंबे और महंगे रूट लेने पड़ रहे हैं। एक शीर्ष नेता की हत्या ने पूरी दुनिया की सप्लाई चेन को हिलाकर रख दिया है। ये वाकई डराने वाला है कि पूरी दुनिया का सिस्टम कितना नाजुक है। और इसी बात से एक बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है, जो आज के हमारे इस चर्चा का अंतिम विचार भी है। अगर हम वॉशिंगटन पोस्ट की उस रिपोर्ट को याद करें जहां सऊदी अरब सार्वजनिक रूप से शांति की बात करता है लेकिन पर्दे के पीछे हमले के लिए उकसाता है, तो ये पूरी वैश्विक कूटनीति की बुनियाद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि अगर पर्दे के पीछे होने वाली गुप्त डील्स और कूटनीतिक चालें सार्वजनिक संधियों और शांति समझौतों को इस तरह पूरी तरह से पलट सकती हैं, तो क्या भविष्य में कोई भी देश किसी द्विपक्षीय समझौते या अंतर्राष्ट्रीय गारंटी पर कभी सच्चा विश्वास कर पाएगा?
क्या अब दुनिया में कूटनीति सिर्फ एक दिखावा भर रह गई है और असली फैसले केवल हथियारों की ताकत से ही होंगे? ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को गहराई से सोचने की जरूरत है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। इस पूरी जटिल भू राजनीतिक तस्वीर को डिकोड करने में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।